हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अधिगम का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बीटी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, किसी भी तरह का टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सी टेट, कोई स्टेट टेट, उन सभी के लिए है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि अधिगम का स्थानांतरण होता क्या है, इसका क्या अर्थ है। अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ है किसी एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान एवं कौशल का किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में प्रयोग करना। मतलब कि अगर किसी एक क्षेत्र में कोई ज्ञान हासिल कर रहे हैं तो उस ज्ञान को, उस नॉलेज को हम लोग किसी दूसरे जगह अप्लाई कर सकें, इसको अधिगम का ट्रांसफर, स्थानांतरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, यानी कि अधिगम को हम लोग किसी विषय के रूप में या कोई कार्य से या कोई परिस्थिति से, किसी भी रूप में हम लोग कुछ भी सीखते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उसको हम लोग कहीं दूसरे जगह अप्लाई कर सके, इसी को हम लोग कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, अधिगम के स्थानांतरण की परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने हिसाब से दी है, तो ये तो फ्रेंड्स आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि स्थानांतरण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो स्थानांतरण के कई प्रकार है, 5-6 प्रकार है। किसी बुक में कहीं दिया होता है कि 3 प्रकार है, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण, और किसी किसी बुक में 5-6 तरह का दिया होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि कौन कौन से स्थानांतरण होते हैं अच्छे से डिटेल में, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरे तरह से क्लियर हो जाए, और अगर आपको लिख कर भी आना हो तो सब कुछ आप अच्छे से समझ कर लिख सकें। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, स्थानांतरण के प्रकार, तो पहला तो है धनात्मक स्थानांतरण यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि धनात्मक स्थानांतरण हुआ, यानी पॉजिटिविटी की बात कही गई है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है जब किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल में सहायता करता है, तो उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि कहीं पे भी कोई चीज़ हम लोग सीखे और उसको दूसरे जगह अप्लाई कर लिए, वो दूसरे जगह अप्लाई करने में हमारा हेल्प किया, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर या धनात्मक स्थानांतरण। जैसे कि गणित के ज्ञान का भौतिक शास्त्र की संख्यात्मक समस्याओं को हल करने में सहायक होना, यानी कि मैथ्स में सीखे गए फॉर्मूलाज का फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स होता है उसमें यूज़ में आना। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग साइकिल चलाना जानते हैं तो मोटरसाइकिल बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि कार चलाने के कौशल का जीप या ट्रक चलाने के कौशल में सहायक होना। अगर हम कार चलाना जानते हैं तो अगर कभी ऐसा स्थिति आए कि जीप या ट्रक चलाना हो तो बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव या धनात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड हम लोग, नेक्स्ट स्थानांतरण हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट है ऋणात्मक स्थानांतरण यानी कि निगेटिव। नाम से ही लग रहा है कि निगेटिव यानी कि कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा होगा, तो जैसा नाम वैसा काम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब पूर्व अर्जित ज्ञान अथवा कौशल को नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधा होती है, कठिनाई होती है, तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। देखिए, ऋणात्मक स्थानांतरण में पूर्व ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण, नई बातों को सीखने में व्यवधान उत्पन्न होता है। जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि यदि कोई बांग्ला भाषी हो तो हिंदी भी वो अच्छे से नहीं बोल पाता है, उसमें एक बांग्ला टोन आ जाता है। या फिर कभी देखते हैं कि इंग्लिश जो बोलने वाला वो हिंदी बोलता है तो एक उसका लहजा ही अलग होता है, तो वो निगेटिव काम कर रहा है, यानी कि नकारात्मक काम कर रहा है, यानी कि वो बाधा डाल रहा है, निगेटिविटी डाल रहा है, तो उसको कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण, निगेटिव ट्रांसफर।
ठीक है। तो पॉजिटिव का जस्ट उल्टा होता है नेगेटिव। जैसे उसमें एक जगह सीखे गए ज्ञान को दूसरे जगह अप्लाई करके न्यू चीज़ सीख सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक स्थानांतरण में एक जगह सीखे गए कौशल का दूसरे कौशल को सीखने में हमें दिक्कत आती है, बाधा आती है, तो उसको कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, क्षैतिज स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। तो जब किसी एक ही स्तर की कक्षा में किसी एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान या कौशल उसी कक्षा के किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान अथवा कौशल उसी कक्षा के किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल को सीखने में सहायक होता है। क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि किसी एक ही कक्षा के एक ही स्तर में सीखे गए ज्ञान अथवा कौशल को उसी क्षेत्र में, जब उसी क्षेत्र के किसी ज्ञान या कौशल को सीखने में सहायता होती है तो उसे हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि कक्षा 10 में सीखे हुए गणित के ज्ञान अथवा कौशल का उसी कक्षा यानी 10th का सीखा हुआ गणित का फॉर्मूला 10th के ही साइंस में हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, तो इसको कहते हैं क्षैतिज स्थानांतरण। नेक्स्ट है लंबात्मक स्थानांतरण, वर्टिकल ट्रांसफर। तो इसमें है जब व्यक्ति एक अवधि में सीखे गए ज्ञान अथवा अनुभव का प्रयोग आगे की अवधि यानी कि आगे आने वाली अवधि में करता है तो उसे कहते हैं लंबात्मक स्थानांतरण या वर्टिकल ट्रांसफर। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, जैसे कि 8 में अगर हम लोग व्याकरण सीखते हैं तो उसको 9, 10 हमेशा यूज लाते हैं, यानी 9, 10 में यानी आगे भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं कहीं भी वही बेस है। तो यानी कि पहले सीखे गए ज्ञान या अनुभव का यूज जो है आगे हम लोग करते हैं तो उसको कहते हैं लंबवत स्थानांतरण। अगला देखिए क्या है, अगला है एक पक्षीय स्थानांतरण। तो इसको क्या कहते हैं? जब शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखा गया कौशल उसी अंग द्वारा किसी दूसरे कौशल को सीखने में सहायक हो तो उसे एक पक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि बाएं हाथ से लिखने का कौशल का बाएं हाथ से कपड़ा सिलने में सहायक होता है। जैसे कि देखते कोई लेफ्ट हैंडी है, राइट हैंड से लिखता है तो लेफ्ट हैंड से लिखता है कोई भी काम करने में लेफ्ट हैंड से बहुत ही आसान होता है उसके लिए, जबकि हम लोगों के लिए नॉर्मल जो नहीं बाएं हाथ का यूज़ करते हैं तो उसके लिए वही टफ है। हम लोग अगर लिखना चाहे तो अच्छे से नहीं लिख सकते। तो इसी को कहते हैं एक पक्षीय स्थानांतरण, यूनिट लेटेरियल ट्रांसफर। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। अगला क्या है? द्विपक्षीय स्थानांतरण, एक पक्षीय का उल्टा है द्विपक्षीय, बाइलेटेरियल ट्रांसफर। जब शरीर के एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल शरीर के दूसरे अंग द्वारा उसी कौशल को सीखने में सहायक होता है तो द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कुछ बालक दोनों हाथों से एक समान लिखते या काम करते हैं, कभी तो वो शौकिया तौर पे करते हैं, कभी तो अचेतन रूप से करते हैं। तो आप देखते हैं कि कोई एक अंग, जैसे एक हाथ से कोई लिख रहा है तो दूसरे हाथ से भी लिख लेता है। जैसे कि आपने एक मूवी कौन सी मूवी थी, 3 इडियट्स में देखा था, वो जो है दोनों हाथ से लिखते थे, तो उसी तरह। और यहाँ पे एक स्थानांतरण नहीं दिया गया है जो कि काफ़ी बुक्स में होता है, शून्य स्थानांतरण। तो शून्य स्थानांतरण का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान या कौशल किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान या कौशल में ना ही सहायता करता है और ना ही बाधा पहुंचाता है, ना ही वो धनात्मक स्थानांतरण करता है ना ही ऋणात्मक करता है, तो उसको कहते हैं शून्य स्थानांतरण। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कहीं दिक्कत है तो फिर से पीछे जा कर के आप लोग फिर से देखिएगा। तो आगे देखिए, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। कई बार एग्जाम में अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत पूछ देते हैं,
तो वहाँ पे ये जो है इसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आप बुक से पढ़ के समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि बिना रटे आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिख लीजिएगा। साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें भी इसके कॉन्सेप्ट से काफ़ी बार, हर बार एक आधी क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स अच्छे से समझिएगा। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत देखने में टफ लगता है, लेकिन समझ के बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है सिद्धांत? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। नाम से ही लग रहा है, नाम से ही जाहिर है, एक मिनट, नाम से ही जाहिर है, हाँ, नाम से ही जाहिर है, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ मेंटल फैकल्टीज। तो यानी कि यहाँ पे इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है शक्ति मनोविज्ञान यानी कि मेंटल फैकल्टी के आधार पे किया गया था। तो नाम से ही पता चल रहा है मानसिक शक्ति, यानी कि इसका प्रतिपादन जो है शक्ति मनोविज्ञान के आधार पे किया गया था। शक्ति मनोविज्ञान जो है मनुष्य की मानसिक शक्ति, अवलोकन, स्मृति, कल्पना, तर्क को एक दूसरे से भिन्न और स्वतंत्र मानता है। ठीक है, मानसिक शक्ति कौन कौन सी होती है? अवलोकन, स्मृति, कल्पना और तर्क। अवलोकन मतलब किसी चीज को ऑब्जर्व करना, स्मृति मतलब याद रखना, कल्पना मतलब इमेजिन करना, तर्क मतलब आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो ये सब जो है, ये चारों कॉन्सेप्ट जो है अलग होता है। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि शक्ति मनोविज्ञान के अनुसार यदि किसी विषय या कौशल में शिक्षण प्रशिक्षण से इस शक्तियों का विकास कर दिया जाए तो किसी अन्य विभाग अथवा कौशल के सीखने में सहायक होती है। अगर स्मृति, कल्पना, तर्क, अवलोकन ये सब में अगर विकास किया जाए तो वो जो है हमेशा किसी भी विषय को सीखने में, किसी भी कौशल को सीखने में, किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण में हमेशा ही सहायता करती है। तो यही कह रहा है। तो पहला है, नाम से ही आप लोग देखिए, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। तो मानसिक शक्तियाँ क्या होती है? अवलोकन, स्मृति, कल्पना, तर्क। तो ये इन सभी का अगर विकास किया जाए, यानी कि मानसिक शक्ति का विकास किया जाए, तो ये शक्तियाँ जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी विषय को सीखने में, कौशल को सीखने में, किसी शिक्षण प्रशिक्षण में अगर इन शक्तियों का विकास कर दिया जाए तो किसी अन्य विभाग या अन्य कौशल में भी सीखने में सहायक होगी। जैसे कि हम लोग मैथ्स क्यों पढ़ते हैं? मैथ्स इसलिए पढ़ते हैं कि उससे हमारा तर्क, कल्पना का विकास होता है। उसका उपयोग हम लोग अन्य विषयों में भी कर पाते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के स्थानांतरण में विषय वस्तु का नहीं, इन मानसिक शक्तियों का स्थानांतरण होता है। जैसे कि गणित के शिक्षण से बालकों में तर्क शक्ति का विकास कर दिया जाता है। यह तर्क अन्य विषयों के अध्ययन में भी सहायक होती है। सही बात है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा सिद्धांत है? समरूप तथ्यों का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिकल एलिमेंट। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक। तो ये ज़्यादातर टीचिंग सीटेट में, टेट में, इस तरह के एग्जाम्स में आते हैं। और अगर लिखना हो थ्योरी में तो आप लोग पहला लाइन ये लिखेंगे कि समरूप तथ्यों का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। इसमें सबसे प्रमुख नाम थॉर्नडाइक का आता है। उसके बाद कौन है? वुडवर्थ। उसके बाद वुडवर्थ ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया था। तो आप प्रतिपादन कौन किया? थॉर्नडाइक, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, मेन अगर लिखना हो थ्योरी में तो थ्योरी में मेन रूप से आता है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक परिस्थिति में अधिगम या प्रशिक्षण का स्थानांतरण उस सीमा तक हो सकता है जहां तक कि दोनों में समानता या समरूपता तत्व उपस्थित होंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है समरूप तथ्यों का सिद्धांत। तो जैसे कि गणित में सीखे गए चीज़ों का, फॉर्मूले का हम लोग उसके समरूप, जैसे कि भौतिक शास्त्र भी होता है, फिजिक्स भी मैथ से मिलता जुलता होता है, उसमें भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उसमें उपयोग होता है।
जितना सिमिलैरिटी, जितना हेल्प मैथ्स फिजिक्स में करता है, बाकी अन्य सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री में कम ही करता होगा। तो वही कह रहा है कि समरूप तथ्यों का सिद्धांत, ठीक है, समरूप चीज़ों में समरूप तथ्यों को सीखने में ये मदद करता है, ठीक है। अधिगम का स्थानांतरण जो है समरूप तथ्यों का सिद्धांत समरूप तथ्यों को सीखने में मदद करता है। हाँ, आगे देखें, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है सामान्यीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। इस सिद्धांत को प्रकाश में लाने का श्रेय चार्ल्स वुड को जाता है। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम टेट वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। अगर थ्योरी में लिखना हो कि सामान्यीकरण का सिद्धांत क्या होता है, तो इस तरह सामान्यीकरण के सिद्धांत से अभिप्राय पहले की परिस्थिति में अर्जित किए हुए सिद्धांत अथवा नियम का दूसरी परिस्थिति में ज्ञान अथवा कौशल अर्जन करने में अथवा कार्यों को करने में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। सामान्यीकरण का सिद्धांत इसी को कहते हैं। एक क्षेत्र में सीखे गए कार्य को कौशल को किसी अन्य क्षेत्र में यूज करना बहुत ही आसान है, जैसा कि नाम है सामान्यीकरण का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें क्रो एंड क्रो ने कुछ कहा था, ये आप पढ़ लीजिए, जुड का प्रयोग था, ठीक है। आगे देखते हैं सामान्यीकरण एवं विशिष्ट अंश का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ जीएस फैक्टर क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेट वगैरह में पूछा जाता है। थ्योरी में आप क्या लिख कर आएंगे देख लीजिए। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है स्पीयरमैन को याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इनके मतानुसार जो है प्रत्येक विषय को सीखने के लिए बालक को समान और विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है, यानी कि बालक में सामान्य भी होना चाहिए और विशिष्ट भी होना चाहिए, दोनों तरह की बुद्धि होनी चाहिए। समान योग्यता भी होनी चाहिए और विशिष्ट योग्यता भी होनी चाहिए। समान योग्यता या बुद्धि जो है इसका प्रयोग सामान्यतः जीवन के प्रत्येक कार्य में करना होता है, लेकिन विशिष्ट बुद्धि का प्रयोग जो है विशेष परिस्थितियों में करना होता है, यानी कि डेली रूटीन में जो हम करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो ये हो गया समान बुद्धि का उपयोग होता है। अगर कुछ खास करना हो, आज कुछ अलग करना हो, कहीं जाना हो, कुछ इंटरव्यू देना हो, तो इसमें विशिष्ट बुद्धि का उपयोग होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रकार हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रकार है पूर्णाकार सिद्धांत, जिसको कि गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने इसको दिया था। इसमें कोहलर प्रमुख है, ठीक है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें कि एक नाम आप याद रखेंगे कोहलर का, जो कि बहुत फेमस है। उन्होंने पूर्णाकार थ्योरी दिया भी था। उसने एक चिंपैंजी पे जो प्रयोग किया था, केले को लटका करके, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य किसी भी विषय अथवा कौशल को सीखने में अपनी सूझ का प्रयोग करता है, और किसी भी विषय अथवा कौशल के सीखने में इसी सूझ का विकास होता है, इसके स्वरूप में विकास होता है और उसकी गति विकसित होती है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी दूसरे विषय अथवा कौशल के सीखने में यही सूझ का स्थानांतरण होता है, यानी कि अगर किसी ज्ञान कौशल को अर्जित करने में जो हमारा सूझ यानी कि बुद्धि का विकास होता है, उसी बुद्धि का उपयोग हम लोग आगे आने वाले ज्ञान को सीखने या कौशल में उसी सूझ का उपयोग करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अधिगम के स्थानांतरण को समझने में, उसके सिद्धांत को समझने में। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो या कोई टॉपिक चाहते हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।